कुंडली देख करके हम जान सकते हैं जातक का वैवाहिक जीवन कितना चिंतित, अशांत, दुखी, कलहपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण, दुखों से भरा हुआ रहेगा, जिसकी पीड़ा से निरंतर वो मर्मांत पीड़ा को भोगते हुए जीवन पथ पर आगे जाएगा, निरंतर परेशानी भरा रहेगा। पत्नी ही उसके पतन का कारण बनेगी। ज्योतिष के द्वारा हम भविष्य में आने वाली घटनाओं का सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज मैं आप लोगों के समक्ष वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याओं से संबंधित कुंडली का विश्लेषण करूंगा, महत्वपूर्ण सूत्रों की व्याख्या करूंगा, मेरे विद्यार्थियों के लिए नाड़ी ज्योतिष के गूढ़ सूत्रों की व्याख्या करूंगा और मेरे विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो अत्यंत लाभदायक रहेगा। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज मैं अपनी वार्ता का प्रारंभ करता हूं। मित्रों, ये कहानी है एक ऐसे जातक की कि लड़का पढ़ा लिखा होता है और अच्छा होशियार बुद्धिमान होता है, लेकिन क्या होता है कि पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद एमबीए करता है, एमबीए करने के पश्चात सुंदर उसे अच्छी नौकरी मिल जाती है, सुंदर सुयोग्य कन्या के साथ विवाह हो जाता है, वैवाहिक जीवन पूर्ण सुख और आनंद के साथ व्यतीत हो रहा होता है। तभी एक अचानक ऐसा कुछ होता है कि पत्नी उसको एक शादी के 1 वर्ष के अंदर पत्नी घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर कर देती है, जिसके कारण जातक को जेल जाना पड़ता है। 10 लाख रुपए देकर के पत्नी से हर्जाना देकर के पत्नी से पीछा छुड़ाता है। फिर परिस्थिति बदलती है, नया कार्य नई जगह पर जाता है, फिर नई नौकरी करता है, नया कार्य करता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब वो नया कार्य करता है वहां फिर वो विवाह कर लेता है। जब वो विवाह करता है तो फिर कुछ 6 माह तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है। अचानक दूसरी पत्नी जहर पी लेती है और पीने के बाद चली जाती है, पीने के बाद मर जाती है। लेकिन मरते समय उसके मुंह से एक शब्द निकल जाता है कि मेरी आत्महत्या का कारण मेरा पति है। कोर्ट ने इस बात को इतनी गंभीरता से लिया कि इस बेचारे को दूसरे विवाह के 6 महीने के पश्चात कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 19 वर्षों तक अपनी शिक्षा के बल पर जेल में रहते हुए ये व्यक्ति 20 साल तक जेल में काटता है और 2019 में जैसे बाहर आता है, जीवन के समस्त पक्षों को, जीवन के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और दार्शनिक पक्षों का विवेचन करते हुए और अपने बल और सामर्थ्य का विवेचन करते हुए व्यक्ति एक दिन आत्महत्या कर लेता है। कहते हैं कि विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा तो हमने जीना ही छोड़ दिया। कहते हैं कि कर्म प्रबल होता है, जो कर्म होता है हमारा वो जन्म जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण दृश्यते। जन्म जन्मांतर के किए गए जो पाप होते हैं वो व्याधि के रूप में, कष्ट के रूप में, पीड़ा के रूप में हमारे इस जीवन में आते हैं। और जो नियति होती है, नियति उनको समय समय पर वो कष्ट पीड़ा देती है और पापों का समन भी होता है। अगर हम शुभ कर्म करते हैं तो हमारी कुंडली में शुभ योग होते हैं, अशुभ कर्म करते हैं कुंडली में पाप योग होते हैं। आज मैं आपको पूर्व जन्म की भी व्याख्या करूंगा। देखिए इस कुंडली पर किसी का भी, पहला बिंदु नोट करिए, किसी का भी वैवाहिक जीवन अशांत कब होता है? व्यक्ति का यदि जन्म कुंडली में 7वें घर का स्वामी 8वें घर के स्वामी के साथ बैठा हुआ हो, लग्नेश 6ठे और 8वें भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ हो, गुरु का शुक्र का संबंध 6ठे और 8वें भाव के स्वामी के साथ हो, शनि का संबंध, मंगल का संबंध शनि केतु जैसे ग्रहों के साथ हो,
तो ऐसे व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन होता है वो कष्टपूर्ण होता है, चिंतित, अशांत और भय से भरा हुआ रहता है। उसके अंतःकरण में शांति, इस समृद्धि और स्थिरता का इस निवास नहीं होता है। अब हम इस कुंडली के परिप्रेक्ष्य में आपको बताते हैं। इस कुंडली में देखिए धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न की कुंडली में जो धनु लग्न की कुंडली होती है, धनु लग्न वाले जो जातक होते हैं वो धार्मिक होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और थोड़ा लंबे कद के भी होते हैं, तो मध्यम कद होता है। तो धनु लग्न वाले धार्मिक प्रकृति के होते हैं, तो ये जातक धार्मिक प्रकृति का रहा। अब यहां पर देखेंगे कि केंद्र पर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ। यदि आपके चारों केंद्र खाली होते हैं तो समझ लीजिए कि आपको अपने जीवन में प्रबलता, उच्चता, प्रबलता, उच्चता और बल, सामर्थ्य और तेजी से सफलता प्राप्त करने का साहस नहीं होता है। आप कितना भी प्रयास करिए, आपके कर्मों का जो फल होगा वो दूसरे की अपेक्षा काफी धीमा होगा। केंद्र में अगर कहते हैं पापी ग्रह भी बैठ जाते हैं, वो भी अपना नैसर्गिक स्वभाव को छोड़ करके शुभ फल देने लगते हैं। तो केंद्र की स्थिति यह है कि केंद्र यदि खाली हो जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में बल और उन्नति को, अपने जीवन में प्रबलता को, उन्नति को, सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। तीसरी स्थिति इस कुंडली में देखिए, गुरु क्या होता है? जीव कारक होता है। गुरु का संबंध जिस प्रकार के ग्रहों से बनेगा, जितने ग्रहों से बनेगा, उसी तरह की जातक का जो जीवन होता है, जातक का जो प्रारंभिक जीवन होता है, उसी तरह का हो जाता है। गुरु यदि राहु से पीड़ित है, गुरु यदि वक्री है, तो समझ लीजिए जीवन का एक चरण पर्याप्त दरिद्रता, गरीबी, दुख, संघर्ष, साहस, दुख, संघर्ष के साथ बीतेगा। जीवन के एक चरण में दरिद्रता, गरीबी, अभाव अवश्य रहेगा। इस कुंडली पर गुरु को देखिए, गुरु जीव कारक है और तुला राशि पर बैठा हुआ है, लग्नेश और चतुर्थेश है। लग्न का स्वामी है और फोर्थ हाउस का स्वामी है। तो अब गुरु वक्री है, रेट्रो होकर के गुरु का संबंध चंद्रमा से और शुक्र से, मंगल से होता है। चंद्रमा इस कुंडली का 8th हाउस का लॉर्ड है, अष्टमेश है, और जो शुक्र है वो षष्ठेश है। लग्नेश का संबंध 6 और 8 भाव के स्वामियों के साथ हो गया। तो ये गुरु का संबंध 6 और 8 भाव के स्वामियों के साथ हो गया। तो ये बताता है कि गुरु का संबंध जब जब 6ठे और 8वें भाव के स्वामियों के साथ होगा, ऐसे जातक में शारीरिक परेशानियां होती हैं, ऐसे जातक में संकट ज्यादा आते हैं, ऐसे जातक को अपने जीवन में कई बार पतन का सामना करना पड़ता है। यदि कोई ग्रह 3 और 8 भाव का स्वामी है, उसके साथ लग्नेश का संबंध बन जाए, उसके साथ गुरु का संबंध बन जाए, तो जीवन में उसे क्या होता है? जीवन में अवश्य उसे अभाव का, बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। एक तरह से ये एक शापित योग होता है। आपको ये समझना है, जो गुरु है ना, ये गुरु, पहली बात तो गुरु के त्रिकोण पर राहु बैठा हुआ है, तो गुरु का संबंध राहु से हुआ, यही एक खराब है। और वक्री होकर के आया तो उसका संबंध चंद्रमा से बना, शुक्र से बना और मंगल से बना। तो चंद्रमा अष्टमेश है और शुक्र षष्ठेश है, तो गुरु एक झगड़े में, एक जो बड़े जोखिम पूर्ण कार्यों में, बड़े झगड़े में गुरु फंस जाता है। और वैसे भी जब जब गुरु का संबंध स्त्रियों से हो जाता है, स्त्री ग्रहों से हो जाता है, तो गुरु हमेशा बदनामी को प्राप्त करता है। जातक को अपकीर्ति का, कलंक का सामना करना पड़ता है। आप गुरु के साथ चंद्रमा वाले को भी देखिएगा, कहीं ना कहीं उसके जीवन में अपकीर्ति का सामना अवश्य किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। इस कुंडली पर देखेंगे गुरु क्या है? रेट्रो होकर के गुरु कहां पर आया? गुरु 10th हाउस पर आया और वहां पर उसका संबंध चंद्रमा से, शुक्र से, 2 स्त्रियों से बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति खराब है। और अष्टमेश और शुक्र
अष्टमेश और शुक्र से गुरु का संबंध बन गया। अब ये कह सकते हैं कि गुरु व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यक्ति का मानसिक स्थिरता व्यक्ति में नहीं होगी, और अष्टमेश के कारण गुरु को यहां काफी नुकसान परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चंद्रमा एक स्त्री है और गुरु एक स्त्री है, और द्वादश भाव का स्वामी भी भोग विलास का होता है। तो मंगल को भी द्वादश भाव के स्वामी के रूप में अगर देखेंगे तो मंगल को देखने के कई तरीके हैं। अब मैं एक नए तरीके की तरफ आपको भी ले जाऊंगा, बट अभी इसके पहले मैं आपको यह समझाता हूं। तो गुरु का संबंध शुक्र और चंद्रमा से हो गया, इसका मतलब इसको जो पीड़ा आएगी स्त्री के कारण होगी। शुक्र छठे भाव का स्वामी है, तो शुक्र पहली स्त्री होती है। तो कहीं ना कहीं एक स्त्री जो है छठा भाव है, तो शुक्र छठे भाव में बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्त्री झगड़े में बैठी है, स्त्री से झगड़ा होगा। और चंद्रमा अष्टमेश भी है। अब देखिए सप्तमेश का संबंध, इस कुंडली का सप्तमेश भी देखिए, सप्तमेश कहां पर बैठा है, बुध बैठा है, रेट्रो होकर के बैठा है, और बुध को केतु देख रहा है। आप जब कभी भी सप्तमेश के साथ केतु बैठ जाता है तो ये समझ लीजिए कि व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। केतु उदासीनता होती है, केतु पृथकता होती है, केतु सांसारिक सुखों से विरक्ति का होता है और भौतिक जीवन की विरक्ति को देने वाला होता है। तो केतु की जो स्थिति है, केतु सप्तमेश के साथ बैठ गया तो सप्तमेश से संबंधित सुखों में केतु कमी करने वाला होता है। तो बुध और केतु, और बुध की स्थिति यह भी है कि देखिए बुध और केतु, बुध 29 डिग्री का यहां पर बैठा हुआ है, 29 डिग्री का बुध यहां पर 6 हाउस पर आ रहा है। तो अर्थात बुध सप्तमेश से केतु के कारण आ गया तो परेशानी भरा जीवन रहा। अब देखिए इसको स्त्री से ही पीड़ा क्यों मिली, स्त्री से ही पीड़ा क्यों मिली। स्त्री का नैसर्गिक कारक जो है वो शुक्र है, ठीक, स्त्री का जो नैसर्गिक कारक है वो शुक्र है, और शुक्र कहां बैठा है, छठे भाव पर बैठा है। छठा भाव कहा है, लड़ाई झगड़े का है। शुक्र के साथ मंगल बैठा हुआ है, मंगल और शुक्र, मंगल पति है, पति पत्नी दोनों एक साथ बैठे हुए, कहां बैठे हैं, छठे भाव में, और शुक्र के घर में मंगल बैठा हुआ है। मंगल को आपको दो रूपों में देखना है, मंगल 8th हाउस का लॉर्ड भी है, 8वें घर का स्वामी भी है, और 8वें घर का स्वामी होने के कारण मंगल में कुछ गुण जो है बाहरी घर की स्त्रियों के भी हैं। मंगल में कुछ गुण बाहरी घर की स्त्रियों के भी हैं, अर्थात जातक बाहर भी भोग विलास के प्रति ज्यादा लोलुपता रखेगा। अगर अब मंगल शुक्र के साथ बैठा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, पति पत्नी छठे भाव पर बैठा हुआ है, पति पत्नी में झगड़ा है। और बुध अगर भाव की दृष्टि से देखेंगे चलित पर, बुध छठे भाव पर आ जाता है, और बुध यद्यपि वक्री भी है, वक्री होने के कारण बुध चतुर्थ भाव पर भी बुध का प्रभाव, बुध जब छठे पर आता है तो मंगल की स्थिति और खराब हो जाती है। अब बुध को छठे पर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बुध की जो डिग्री है 29 है, अर्थात बुध इस भाव को क्रॉस कर चुका है और वो अगले भाव पर आने के लिए तत्पर है, तो अगले भाव के गुण ले रहा है। तो बुध और मंगल का प्रभाव आ रहा है, और शुक्र बुध मंगल की लड़ाई आपस में बुध मंगल की एनर्जी जब टकरा जाती है तो शुक्र को ज्यादा परेशानी हो रही है। तो पत्नी क्या है, लड़ाई झगड़े का गुण आया। दूसरा सप्तमेश देखिए, सूर्य शनि लड़ रहे हैं, सूर्य शनि की किरणें आपस में टकरा रही हैं, और उस पर क्या है, केतु बुध को देख रहा है, और बुध रेट्रो है, सप्तमेश रेट्रो होकर के जा रहा है, सप्तमेश रेट्रो होकर के 4th हाउस पर जा रहा है। तो बुध के साथ केतु किसी की कुंडली पर जब भी बैठ जाता है तो समझ लीजिए उसको कोर्ट कचहरी का सामना ज्यादा करना पड़ता है, आम लोगों से ज्यादा कोर्ट कचहरी उसको जाना पड़ता है। तो बुध के साथ देखिए केतु का संबंध बना। अब देखिए राहु की जो विच्छेदात्मक दृष्टि है वो 7th हाउस पर आ रही है।
राहु की विच्छेदात्मक दृष्टि 7th हाउस पर, सप्तम भाव पर आ गई तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। पहली, अब क्या करेंगे, इस कारण इसका दाम्पत्य जीवन खराब रहा। दाम्पत्य जीवन को देखने के लिए आपको यह देखना है सप्तमेश कमजोर होना चाहिए। सप्तमेश के साथ यदि राहु केतु बैठे हुए हैं, सप्तमेश का संबंध अष्टमेश के साथ है, नैसर्गिक कारक शुक्र पत्नी का और मंगल दोनों में से कोई एक नीचे राशि का है, 6, 8, 12 भाव पर बैठा है, तब आपको वैवाहिक जीवन में परेशानियां होंगी। और ये योग जितने ज्यादा होंगे, जितनी ज्यादा योगों में प्रबलता होगी, उतना ज्यादा संघर्ष, उतने बड़े जोखिम रहेंगे। अब इस कुंडली पर एक चीज और आप देखिए, इस कुंडली पर ये देखिए कि पहली पत्नी अगर देखेंगे तो हमारे नाड़ी ज्योतिष के अनुसार पहली पत्नी शुक्र होती है। शुक्र को देखिए, शुक्र मंगल के साथ बैठा है। लग्नेश और सप्तमेश का लग्नेश कौन हुआ, गुरु हुआ, सप्तमेश कौन हुआ, बुध हुआ। लग्नेश सप्तमेश का दृष्टि संबंध बन गया इस वजह से, और मंगल और शुक्र का भी संबंध बन गया। शुक्र और मंगल शुक्र लग्नेश सप्तमेश का जब एक साथ दोनों का संबंध बनता है, इसका मतलब है कि ये जो रिश्ता है ये पूर्व जन्म का है, और जो लेन देन बाकी है ये पूर्व जन्म से बाकी है। ये प्रारब्ध का रिश्ता है, और इस प्रारब्ध के रिश्ते में अगर ये पति पत्नी बैठे हैं, बिना कारण के योग बनेगा नहीं। तो कुछ जो हिसाब किताब रह गया है वो हिसाब किताब इस जन्म में पूरा होगा। तो लग्नेश सप्तमेश का संबंध बुध और गुरु का, प्लस काल पुरुष की कुंडली का सप्तमेश शुक्र, लग्नेश मंगल दोनों छठे पर बैठे हैं। तो स्थिति ये स्पष्ट हो गई कि पूर्व जन्म के पति पत्नी है। पहली पत्नी जो हुई वो शुक्र है, दूसरी पत्नी जो हुई शनि है। पहली पत्नी शुक्र छठे भाव पर बैठी है, ठीक, और उसको कौन देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है, तो शुक्र कमजोर हो गया। मंगल क्या है, द्वादश भाव का स्वामी होकर के बैठा है, तो भी शुक्र को कमजोर कर रहा है। अब देखेंगे शुक्र को अगली यात्रा में शुक्र केतु से मिल पा रहा है, और गुरु का प्रभाव भी शुक्र पर आ रहा है। ये स्थिति शुक्र की जो जीवन यात्रा है वो कमजोर दिख रही है। तो अब ये रिजल्ट जा रहा है कि पहली पत्नी के साथ रिश्ता स्थायी नहीं रहेगा। अगर शुक्र को यहां पर बल मिल जाता, स्ट्रेंथ मिल जाती, ताकत मिल जाती, शुक्र को सहयोगियों का साथ मिल जाता, तो पहला विवाह चलने की स्थिति में था। शुक्र को छठे भाव पर बैठा है तो कमजोर है, शुक्र को चंद्रमा देख रहा है तो कमजोर है, द्वादश भाव का स्वामी मंगल बैठा है तो कमजोर है। भाई पत्नी तो नैसर्गिक शुक्र हुई, और उसके साथ द्वादश भाव अन्य बाहर घर की स्त्री का होता है। अब हमारी हिंदू संस्कृति में जिसे रखैल कहते हैं, ये भी शब्द आता है, और हिंदू संस्कृति में कीप जिसे कहते हैं, और इंग्लिश में जिसे कीप कहते हैं, उनका होता है। और तो इस कुंडली पर मंगल की कहीं ना कहीं स्थिति, मंगल में ये गुण भी है। अब क्या है, जातक ये गुण है, तो पहली पत्नी का जीवन नहीं चला। दूसरी पत्नी देखिए, पहली पत्नी शुक्र होती है, दूसरी पत्नी जातक की जो दूसरी पत्नी है, दूसरी पत्नी का कारक यहां पर देखिए बुध है। स्त्री की कुंडली में पहला पति मंगल, दूसरा पति शनि और तीसरा पति बुध। और पुरुष की कुंडली में पहली पत्नी शुक्र, और जो दूसरी पत्नी है वो बुध, और तीसरी पत्नी शनि। अब बुध को देखिए, बुध यहां पर जब वक्री हो जाता है तो कमजोर हो जाता है, और बुध जब आगे आता है तो मंगल से मिल रहा है, तो बुध को अच्छी स्थिति नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से बुध भी कमजोर है। दूसरी क्या है, दूसरी ने ज्यादा घातक काम किया, काम करने के कारण उसको जेल की सजा मिली। अब जेल का क्या योग था इस कुंडली पर, यदि आपके तीसरे भाव पर, एकादश भाव पर यदि एक पापी ग्रह बैठे हुए हैं, अशुभ योग बन रहा हो, बराबर के ग्रह बैठे हुए हो, तो आपको जेल यात्रा। चतुर्थ भाव, दसम भाव पर, पंचम भाव, नवम भाव पर यदि ग्रह बैठे हुए होते हैं तो आपको जेल आदि की यात्रा भोगनी पड़ती है। जेल भी जाना पड़ सकता है। इस कुंडली में देखिए गुरु और राहु 3-11 का संबंध बन रहा है, इसलिए जेल का भी योग यहाँ पर बन रहा है। अब इस कुंडली पर
आप इस निष्कर्ष पर हम पहुंच रहे हैं, इसका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से संकटपूर्ण, कष्टपूर्ण था। अब यहां पर थोड़ा सा अब आपको ले चलते हैं पूर्व जन्म पर। पूर्व जन्म पर आप देखिए, पूर्व जन्म पे देखना है तो गुरु को क्या करते हैं, जब कभी भी किसी का प्रारब्ध देखना होता है, पूर्व जन्म देखना होता है, आपको एक चीज ये है कि आपको गुरु जिस बिंदु पर, जिस जगह पर बैठा हुआ है, वहां से गुरु को एक राशि पीछे लाते हैं। दूसरी स्थिति क्या होती है पूर्व जन्म के लिए, पंचम भाव वैदिक के अनुसार नाड़ी कहती है गुरु जीव कारक होता है। जीव कारक इस जीवन में जिस राशि पर बैठा है उससे पिछली राशि पर पूर्व जन्म में था। इसी तरह मंगल इसी तरह यदि वैदिक कहता है पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव का पंचमेश जिस जगह पर, पंचम भाव का स्वामी जिस जगह पर बैठा है उसके आधार पर विचार कर लीजिए, या पंचम भाव को लग्न बना करके भी आप विचार कर सकते हैं। लेकिन नाड़ी का अब हम नाड़ी के इस तरीके का उपयोग करेंगे, क्योंकि इसी को हम लोगों ने बहुत सटीक देखा है, तो नाड़ी वाले मेथड का उपयोग करूंगा। इसमें क्या है, गुरु को मैं द्वादश भाव पर एक राशि पीछे लाया, काल्पनिक रूप से लेकर आ रहा हूं, तो गुरु यहां पर आ जाता है। अब गुरु का संबंध देखिए, कितने गुरु मतलब जीव का संबंध पहली बात चंद्रमा से हो रहा है, और दूसरी बात यहां पर देखिए शुक्र से भी हो रहा है, मंगल से भी हो रहा है। जीव कारक गुरु चंद्रमा यहां पर अष्टमेश है, शुक्र छठे भाव का स्वामी है, और द्वादश भाव का स्वामी मंगल है। अर्थात तीनों प्रकार की पाप शक्तियां एक साथ आ जाती हैं। जब कभी भी गुरु को एक राशि पीछे लाते हैं तो जीवन क्या होता है, अगर उसको चंद्रमा या राहु से उसकी मुलाकात हो जाती है तो आप ये समझ लीजिए इसको श्राप लगा हुआ है, इसकी कुंडली श्रापित है, इसने पूर्व जन्म में जघन्य पाप किया है, वो पाप इस जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ेगा। उसके बाद ही प्रायश्चित पूरा हो पाता है कि नहीं, ये विधि ही जानती है, ब्रह्मा ही जानते हैं। अब इस कुंडली पर देखेंगे, यहां पर गुरु को जब लाते हैं तो गुरु का संबंध चंद्रमा से और शुक्र से और मंगल से बन जाता है। मंगल शुक्र मतलब पति पत्नी दोनों एक साथ बैठे हैं, और पति पत्नी के साथ एक तीसरी स्त्री चंद्रमा भी है। वैसे भी देखिए गुरु के साथ शुक्र और चंद्रमा का योग बना, दो स्त्रियां अर्थात जीव कारक को पूर्व जन्म में दो स्त्रियों से उसका संबंध बना। अब गुरु का चंद्रमा अष्टमेश के साथ संबंध बन रहा है, शुक्र के साथ, द्वादश भाव के स्वामी के साथ। कहीं ना कहीं जातक में भोग की अभिलाषा ज्यादा थी। अब देखिए एक नई घटना ये हो रही है कि बुध यहां पर रेट्रो हो रहा है, और रेट्रो होकर के देखिए ये आ जाता है आपके 4th हाउस पर, अर्थात बुध भी यहां पर आने को तैयार है। तो गुरु का संबंध बुध से भी बना, शुक्र से भी बना, चंद्रमा से बना, और अर्थात और यहां पर राहु है ही, तो वासना के कारण वशीभूत होकर के जातक ने अपराध किया। पहली पत्नी कहां बैठी है, छठे भाव पर बैठी है, अर्थात पहली पत्नी से इसके झगड़े ज्यादा होते रहे। क्यों होते रहे, क्योंकि उसके त्रिकोण पर, क्राइम पर चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा मतलब अन्य स्त्री से प्रेम होने के कारण, अपनी स्त्री को धोखा देने के कारण, अन्य स्त्री से प्रेम होने के कारण इसके झगड़े होते रहे, जिसके कारण वो स्त्री पीड़ित रही, दुखी रही, घुटती रही। अब दूसरी स्त्री क्या हुई, अब क्या हुआ, जब दूसरी स्त्री से इसका प्रेम हुआ, पहली पत्नी चली गई किसी कारण, तो दूसरी स्त्री से जब उसका प्रेम हुआ तो उसकी क्या हालत थी कि उसको देखिए चंद्रमा के आगे राहु बैठा हुआ है, चंद्रमा के मध्रुम योग में बैठा हुआ है, आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, अर्थात और चंद्रमा के आगे बुध भी है, अर्थात दूसरी स्त्री भी कलंक से वशीभूत होकर के, कलंक के कारण वो भी मृत्यु को प्राप्त कर जाती है। ये कलंक लगता है कि अगले जन्म में विधि ऐसे योग देकर के पैदा कर रही है कि तुमको पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, आपका दाम्पत्य जीवन दुखी रहेगा। इस तरह आप लोगों ने जाना कि दाम्पत्य जीवन को किन योगों के कारण व्यक्ति का जीवन कलह से भर जाता है, अंदर अंदर मर्मांत पीड़ा को भोगते हुए अपने जीवन यात्रा में चलता रहता है और हर समय सुख शांति की
तलाश करता रहता है। अब सुख इसीलिए इस 4th हाउस का स्वामी लग्नेश वक्री हो गया। इसी तरह जितने भी योग मैंने आपको समझाए, सूर्य शनि का योग देख ही लीजिए, सूर्य उच्च का है और शनि नीच का है और उसमें केतु भी देख रहा है। सूर्य शनि का योग भी यहाँ पर इसके भाग्य को कमजोर करने वाला है। तो भाग्येश की जितनी भी ताकत थी वो शनि के कारण खत्म हो गई, बलहीन हो गई। इस तरह हमने देखा इन योगों के द्वारा हम पूर्व जन्म में, इन योगों के द्वारा हम जान सकते हैं इस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार।